साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा पढ़ने का विषय है वो है मलिक मोहम्मद जैसी कृत महाकाव्य पद्मावत का जो हमारे इकाई 5 में टेक्स्ट लगा हुआ है, नागमती वियोग खंड 30वां खंड है। उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेने का प्रयत्न करेंगे। जब हम किसी भी कृति को या मतलब किसी के बारे में पढ़ने बैठते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्या क्या पढ़ें, कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पुराने जब प्रश्नों को देखते हैं तो वो बार बार कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आचार्य शुक्ल द्वारा ये संपादित हमारा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है। ये तो बाद में योगेंद्र प्रताप सिंह की प्रस्तावना वाला भी है, लेकिन जो हमारे लगा हुआ है वो आचार्य शुक्ल का लगा हुआ है। तो आचार्य शुक्ल ने जो वक्तव्य लिखा है उससे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। और जो अनुक्रम है उससे मुझे आशंका है अब की बार पक्का प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अब तक उससे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा और एनटीए लगातार अनुक्रम के प्रश्न बढ़ाता जा रहा है, पूछता जा रहा है। अब तो जो गद्य की रचना है जिनमें अनुक्रम नहीं दिया गया है उनसे भी अनुक्रम मतलब घटनाओं को क्रम में लगाओ, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहे हैं। तो अनुक्रम संबंधित मुझे लगता है अब की बार प्रश्न पक्का पूछ ही लेंगे दिसंबर में। तीसरा जो है शब्दार्थ, जो आचार्य शुक्ल ने नीचे फुटनोट में दिए हैं, शब्दार्थ या उनके बारे में जो भी मुख्य जानकारी है उससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और मूल पाठ से प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये 12मासा वर्णन है इसमें नागमती वियोग खंड में, तो प्रश्न पूछा गया है कि 2 लाइनें दे दी, इसमें किस मास का वर्णन है। तो इस तरह मूल पाठ को भी अब देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। आशंका तो सभी को थी कि कभी न कभी ये पूछ लेंगे, लेकिन इतना कठिन प्रश्न पूछ लेंगे इसके अनुमान किसी को नहीं था, लेकिन आशंका सभी को थी इसके बारे में। और 5वां जो इतिहासों के बारे में, हमारे 4-5 इतिहास सबसे मैंने आप जानते शुक्ल जी ने इसके बारे में क्या लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास में। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी संवेदना और विकास में, बच्चन के दोनों इतिहास और नगेंद्र वाले में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखना ज़रूरी है। और आज हम क्या पढ़ेंगे अब वो जान लीजिए। इसका भूमिका या वक्तव्य देखेंगे, फिर इसका अनुक्रम देखेंगे और फिर शब्दार्थ देखेंगे, यानी कि आचार्य शुक्ल ने जो फुट नोट दिए हुए हैं उन सबको देखेंगे। आज केवल इतना ही पढ़ेंगे और इसी से लगभग आपका काम चल जाएगा। और अगर गहराई से प्रश्न पूछेगा तो मूल पाठ से पूछेगा। और इतिहासों से अब तक इसके बारे में थोड़ा कम पूछा गया है, क्योंकि आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित है, उसी से प्रश्न बन जाते हैं, तो इसलिए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो ये लेख मुआवजा से पद्मावत का मुख्य पृष्ठ आप देख सकते हैं। ये इस पुस्तक के आखिरी में एक कथन दिया हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल का, इन्होंने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की हुई है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। इसमें तो नहीं है इस पुस्तक में, लेकिन ये कथन प्रचलित है, तो क्या पता कभी न कभी पूछ ले। और पुस्तक पर लिखा हुआ तो आप जानते ही हैं आगे पीछे से कितना पूछते हैं एनटीए वाले। हिंदी भाषा के प्रबंध काव्यों में जायसीकृत पद्मावत शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से अनूठा काव्य है। अवधी भाषा का जैसा ठेठ रूप और मर्मस्पर्शी माधुर्य यहाँ मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस कृति में श्रेष्ठतम प्रबंध काव्यों के अनेक गुण एकत्र प्राप्त हैं। मार्मिक स्थलों की बहुलता, उदात्त ऐतिहासिक कथा वस्तु, भाषा की विलक्षण शक्ति, जीवन के गंभीर सर्वांगीण अनुभव, सशक्त दार्शनिक चिंतन, ये इनकी अनेक विशेषताएं हैं। पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता हुआ हीरा है। वासुदेव शरण अग्रवाल। अब अनुक्रम संबंधित ये हमको 2-3 बार देखने पड़ेंगे, याद तो नहीं होते, लेकिन बार बार पढ़ने से परसेंट ठीक हो जाते हैं। तो और इससे पूरा शक है, शक ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है, इससे कभी न कभी प्रश्न पक्का बनेगा। तो सबसे पहला जो है वो है स्तुति खंड, दूसरा सिंगल देवी वर्णन खंड, तीसरा जन्म खंड, चौथा मानसरोधक खंड, 5वां सुवा खंड, छठा रतन सेन जन्म खंड, 7वां बनिजारा खंड, 8वां नागमती सुहा संवाद खंड,
9 का राजा सुभाषुमाद खंड, 10वां नक्सिक खंड, 11वां प्रेम खंड, 12वां जोगी खंड, 13वां राजा गजपति संवाद खंड, 14वां बोहित खंड, 15वां सात समुंदर खंड, 16वां सिंगल द्वीप खंड, 17वां मंडप गमन खंड, 18वां पद्मावती वियोग खंड, 18वां है पद्मावती वियोग खंड। पूछ सकते हैं क्योंकि हमारा नागमती वियोग खंड है 30वां लगा हुआ है, तो पद्मावती वियोग खंड कौन सा है? 18वां है। 19वां पद्मावती सुआ भेंट खंड, 20वां बसंत खंड, 21वां राजा रतन सेन सती खंड, 22वां पार्वती महेश खंड, 23 राजा गंड छेका खंड, 24 गंधर्व सेन मंत्री खंड, 25 रतन सेन सूली खंड, 26 रतन सेन पद्मावती विवाह खंड, 27 पद्मावती रतन सेन भेंट खंड, 28 रतन सेन साथी खंड, 29 सट ऋतु वर्णन खंड, 30 का नागमती वियोग खंड, ये हमारे उसमें मूल पाठ में लगा हुआ है। और 31वां है नागमती संदेश खंड, 32 रतन सेन विदाई खंड, 33 देश यात्रा खंड, 34 लक्ष्मी समुद्र खंड, 35 चित्तौरागमन खंड, 36 नागमती पद्मावती विवाद खंड, 37 रतन सेन संतति खंड, 38 राघव चेतन देश निकाला खंड, 39 राघव चेतन दिल्ली गमन खंड, 40 स्त्री वेद वर्णन खंड, 41 पद्मावती रूप चर्चा खंड, 42 बादशाह चढ़ाई खंड, 48 राजा बादशाह युद्ध खंड, 44 राजा बादशाह मेल खंड, 45 बादशाह भोज खंड, 46 चित्तौड़गढ़ वर्णन खंड, 47 रतन सेन बंधन खंड, 48 पद्मावती नागमती विलाप खंड, 49 देवपाल दूती खंड, 50 बादशाह दूती खंड, 51 पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड, 52 गोरा बादल युद्ध यात्रा खंड, 53 गोरा बादल युद्ध खंड, 54 बंधन मोक्ष पद्मावती मिलन खंड, 55 रतन सेन देवपाल युद्ध खंड, 56 राजा रतन सेन बैकुंठ वास खंड, 57 पद्मावती नागमती स्त्री खंड। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा और ये एक बार फिर देख लीजिए आप। इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कभी न कभी, इसका पूरा संदेह है मुझे। अब वक्तव्य को देख लेते। वक्तव्य में पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है, पर खेद के साथ कहना पड़ता कि इसके पठन पाठन के मार्ग कठिनाइयों के कारण अब तक बंद सा रहा। एक तो इसकी भाषा पुरानी और ठेठ अवधि, दूसरे भाव विगूढ़, अतः किसी शुद्ध अच्छे संस्करण के बिना इसके अध्ययन का प्रयास कोई भी कैसे कर सकता था। पर इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, यह इसी से अनुमान किया जा सकता कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस ग्रंथ के अनुकरण पर मतलब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? 34 वर्ष पीछे कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो वो था जायसी का पद्मावत। यही अवधि भाषा और चौपाई का क्रम दोनों में है, जो आख्यान काव्यों के लिए हिंदी में संभवतः पहले से चला आता रहा हो। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी के भाषा का स्वरूप पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। इस ग्रंथ के 4 संस्करण मेरे देखने में आए हैं। एक नवल किशोर प्रेस का, दूसरा पंडित रामजस मिश्र संपादित काशी के चंद्रप्रभा प्रेस का, तीसरा कानपुर के किसी पुराने प्रेस का फारसी अक्षरों में, और पंडित सुधाकर द्विवेदी और डॉक्टर गिरियसन संपादित एशियाटिक सोसाइटी का, जो पूरा नहीं तृतीयांश मात्र है। तो शुक्ल जी ने निकालने से पहले कौन से 4 संस्करण देखे थे, देखने में आए थे, वो आप देख सकते हैं।
एक नवल किशोर प्रेस का, पंडित रामजस मिश्र द्वारा संपादित काशी के चंद्रप्रभा प्रेस का, और तीसरा कानपुर के किसी पुराने प्रेस का या फारसी अक्षरों में। तो आप देख सकते हैं इनमें से प्रथम 2 संस्करण तो किसी काम के नहीं है। 1/4 का पाठ भी शुद्ध नहीं, शब्द बिना इस विचार के रखे हुए हैं कि इससे कोई अर्थ निकल सकता भी या नहीं। तो 2 तो किसी काम के नहीं है। कानपुर वाले उर्दू संस्करण के कुछ लोग अच्छा बताया करते थे, पर देखने में वह भी इसी श्रेणी का निकला हुआ, मतलब वह भी किसी काम का नहीं है। तो इसे आप उदाहरणों से शुक्ल जी ने बताया कि कैसे किसी काम का नहीं, वो आप देखेंगे खुद, क्योंकि क्लास की समय सीमा होगी। आपको पूरा एक एक अक्षर तो नहीं पढ़ाऊंगा, महत्वपूर्ण चीज़ें। अब रहा चौथा, ये एक बार देख लीजिए आप, अगर पढ़ना तो रोक कर पढ़ लीजिएगा। अब रहा चौथा, चौथे के बारे में क्या रहा है स्कूल जी की, सुधाकर और डॉक्टर गिरियर्सन साहब वाला भड़कीला संस्करण। कैसा संस्करण का भड़कीला? क्या इसमें सुधाकर जी बड़ी लंबी लंबी टीका टिप्पणी लगी हुई है, पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से पद्मावत के तृतीयांश तक ही यह संस्करण पहुंचा। इसकी तड़क भड़क का तो कहना ही क्या है, मतलब तड़क भड़क से भरा हुआ है। शब्दार्थ टीका और इधर उधर के किस्सों और कहानियों से इसका ढेल डोल बहुत बड़ा हो गया, पर टिप्पणियां अधिकतर अशुद्ध और टीका स्थान स्थान पर भ्रमपूर्ण है। सुधाकर जी ने एक गुण यह सुना जाता है, सुधाकर जी के बारे में मतलब प्रचलित था कि उसके बारे में कोई भी कविता का अर्थ पूछने ले जाओ तो खाली हाथ नहीं लौटता था, वो कोई न कोई अर्थ दे ही देते थे। तो इस तरह से उसे अपनी प्रवृत्ति का प्रयोग करके उन्होंने इसका भी अर्थ दे दिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अब शुक्ल जी ने ये बात दिखाने के लिए ये इतने सारे उदाहरण दिए हैं, जिनको आप खुद देखेंगे, और ये भी पूरा पेज उन्हीं उदाहरणों से भरा हुआ है कि इसे आप खुद देखेंगे। और ठीक है, और इसका टीका का नाम क्या रखा था? सुधाकर चंद्रिका, ये लिखा हुआ। इस प्रकार की बोलों से टीका भरी हुई है, टीका का नाम रखा गया है सुधाकर चंद्रिका, पर यह चंद्रिका का की घोर अंधकार। अच्छा हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी ने थोड़ा सा निकाल कर ही छोड़ दिया। ठीक है, सारांश यह है, इस प्राचीन मनोहर ग्रंथ का कोई अच्छा संस्करण अब तक न मिला था, और हिंदी प्रेमियों की रुचि अपने साहित्य के सम्यक अध्ययन के लिए दिन बढ़ती जा रही थी। 8-9 वर्ष हुए काशी नागरी प्रचारणी सभा ने अपने मनोरंजन पुस्तक माला के लिए पद्मावत का एक संक्षिप्त संस्करण शब्दार्थ और टिप्पणी से तैयार करने के लिए कहा था। मतलब किसके लिए तैयार करने के लिए कहा था शुक्ल जी को? मनोरंजन पुस्तक माला निकाल रही थी काशी नागरी प्रचारणी सभा, उसके लिए कहा था कि आप निकालिए, पूरा संस्करण निकालिए, इसका शब्दार्थ दीजिए, ताकि जो हिंदी प्रेमी हो इसे पढ़ सके। लेकिन शुक्ल जी कहते मैंने आधे के लगभग ग्रंथ तैयार भी किया था, पर पीछे निश्चय हुआ कि जायसी के दोनों ग्रंथ पूरे के पूरे निकाल दिए जाएं। अतः पद्मावत व अधूरी तैयार की हुई कापी बहुत दिनों तक मेरे पास पड़ी रही, मतलब रही। लेकिन इधर जब विश्वविद्यालय का हिंदी में प्रवेश हुआ और हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य की परीक्षा वैकल्पिक विषयों में रखी गई, तब तो जायसी 100 उत्तम संस्करण निकालना अनिवार्य हो गया, क्योंकि बीए और एमए दोनों परीक्षाओं में पद्मावत रखी गई। पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी थी और पुस्तक के बिना अर्ज हो रहा था। इससे यह निश्चय किया गया कि समग्र ग्रंथ एक बार की निकालने में देर होगी, अतः उसके 6 फार्म के खंड करके निकाले जाएं, जिससे छात्रों का काम चलता रहे। तो अब बीए और एमए के छात्रों के उसमें भी लगा दी भाई टेक्स्ट में, जैसे हमारे टेक्स्ट में लगा हुआ है शुक्ल जी का। तो अब बच्चों को पढ़ने में अर्ज हो रहा था, तो कहा कि निकालो। तो इन्होंने 6 फार्म के खंड निकालना शुरू किया कि छात्रों का काम भी चलता रहे और ये काम भी होता रहे। और कार्तिक संवत 1980 से इन खंडों का निकलना प्रारंभ हो गया। आप जानते हैं ऐसे ऐसे कथन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप हमको बिल्कुल ध्यान रखना कि कब से ये खंड निकलने प्रारंभ हुए। तो कार्तिक संवत 1980 से इन खंडों का निकलना प्रारंभ हो गया। 4 खंडों में पद्मावत और अखरावट दोनों पुस्तकें समाप्त हुई। तो सबसे पहले शुक्ल जी ने इसमें जो पहले संस्करण निकाला था उसमें केवल 2 पुस्तकें निकाली थी, पद्मावत और अखरावट, और 4 खंडों में निकालकर दोनों पुस्तकों को समाप्त किया।
पद्मावत की 4 छपी प्रतियों के अतिरिक्त मेरे पास कैथी लिपि में एक हस्तलिखित प्रति भी थी, जिससे पाठ के निश्चय करने में कुछ सहायता मिली। पाठ के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि यह अवधि व्याकरण और उच्चारण तथा भाषा विकास के अनुसार रखा गया है। एशियाटिक सोसाइटी के प्रति में ए और औ इस विधान ए और औ इन अक्षरों का व्यवहार नहीं हुआ है। इनके स्थान पर ऐ और औ प्रयुक्त हुए हैं। इस विधान से प्राकृत और पुरानी पद्धति का अनुसरण चाहे हो, पर उच्चारण की उस आगे बढ़ी हुई अवस्था का पता नहीं लगता जिसे हमारी भाषा जायसी और तुलसी के समय में प्राप्त कर चुकी थी। उस समय चलती भाषा में ऐ और औ के ए और ई तथा ए और उ के पृथक पृथक सपुट उच्चारण नहीं रह गए थे। दोनों स्वर मिलकर ए और औ के समान उच्चरित होने लगे थे। तो इस तरह शुक्ल जी ने अब पूरे उदाहरण देने फिर से शुरू कर दिए थे, तो इसे आप खुद देखेंगे। अब महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो ये आप देखिए, बार बार शुक्ल जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अब यहाँ से देखना शुरू कीजिए। प्रत्येक पृष्ठ में असाधारण या कठिन शब्दों, वाक्यों और कई कई चरणों के अर्थ फुटनोट में बराबर दिए गए हैं। मतलब फुटनोट में अर्थ दिए गए हैं, जिन्हें हम अब देखेंगे भी, वो बराबर दिए गए हैं, जिससे पाठकों को बहुत सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी पर एक विस्तृत निबंध भी ग्रंथारंभ में लिखा लगा दिया गया है, जिससे कवि की विशेषताओं के अन्वेषण और गुण दोषों के विवेचन का प्रयत्न अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार किया गया है। अपने वक्तव्य में पद्मावत के संस्करणों में मैंने जो उल्लेख किया है वह केवल कार्य की कठिनता का अनुमान कराने के लिए। कभी कभी किसी चौपाई का पाठ और अर्थ निश्चित करने में कई दिनों का समय लगा है। झंझट का एक बड़ा कारण यह भी था कि जायसी के ग्रंथ बहुत तो उन्हें फारसी लिपि में उतारे, फिर उन्हें सामने रखकर बहुत सी प्रतियां हिंदी अक्षरों में तैयार हुई। इससे एक ही शब्द को किसी ने एक रूप में पढ़ा, किसी ने दूसरे रूप में। अतः मुझे बहुत सतलों पर इस प्रक्रिया से काम लेना पड़ा कि अमुक शब्द फारसी अक्षरों में लिख जाने पर कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है। काव्य भाषा के प्राचीन स्वरूप पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ा है। जायसी की रचना में भिन्न भिन्न तत्व सिद्धांतों के आभास को समझने के लिए दूर तक दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बिना धोखा खाए पार करना मेरे ऐसे अल्पज्ञ और आलसी के लिए असंभव ही समझी। देख रहे हैं आप कितने बड़े विद्वान हैं शुक्ल जी, और कह रहे हैं कि मेरे जैसे अल्पज्ञ के लिए, आलसी के लिए असंभव ही समझ गए। पहले क्या लोग हुआ करते थे। अतः न जाने कितनी भूलें मुझसे हर कार्य में हुई होंगी, जिनके संबंध में सिवाय इससे कि मैं क्षमा मांगूं और उदार पाठक क्षमा करे और हो ही क्या सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण जन्माष्टमी, संवत 1981। तो इसका सार क्या है? एक तो 34 वर्ष पीछे इसमें रामचरितमानस की रचना हुई इसके देखा देखी में, और दूसरा मनोरंजन माला के लिए निकालने के लिए कहा था शुक्ल जी को, लेकिन आदि लिखी थी कि कहा कि दोनों पद्मावत और अखरावट निकालिए। तो इसमें केवल पद्मावत और अखरावट निकाली थी पहले संस्करण में। अब वक्तव्य 2 देखेंगे। इसमें जो है इसकी तीसरी रचना है पद्मावत अखरावट के अतिरिक्त। उसके अलावा आखिरी कलाम जो रचना है वो भी इसमें शामिल कर ली गई थी। शुक्ल जी आप जानते 3 रचनाओं का जिक्र करते हैं केवल, और वो तीनों इसमें दी गई हैं। तो उसके बारे में क्या भूमिका लिखते हैं। प्रथम संस्करण में इधर उधर कुछ अशुद्धियाँ भूले रह गई थी, वे इस संस्करण में जहाँ तक हो सका है दूर कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जायसी के मत और सिद्धांत तथा रहस्यवाद के अंतर्गत भी कुछ बातें बढ़ाई गई हैं, जिनसे आशा है सूफी भक्ति मार्ग और भारतीय भक्ति मार्ग का स्वरूप भेद समझने में कुछ अधिक सहायता पहुँचेगी। इधर मेरी प्रिय शिष्य पंडित चंद्रबली पांडे MA, नाम याद रखिएगा, प्रिय शिष्य पंडित चंद्रबली पांडे MA, जो हिंदी के सूफी कवियों के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, जायस गए और मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ बातों का पता लगा लाए।
उनकी खोज के अनुसार जायसी का जीवन वृत्त भी नए रूप में दिया गया है, जिसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मैं आवश्यक समझता हूँ। इस ग्रंथावली के प्रथम संस्करण में जायसी के 2 ग्रंथ पद्मावत और अकरावट संग्रहित थे। जो पहले संस्करण निकाला था उसमें पद्मावत अकरावट दोनों आ गए थे, और अब जो निकाला वो आखिरी कलाम उनका ग्रंथ आखिरी कलाम फारसी लिपि में बहुत कुछ छपा हुआ हाल ही में मिला। यह ग्रंथ इस संस्करण में सम्मिलित कर लिया गया है। कोई और दूसरी प्रति न मिलने के कारण इसका ठीक पाठ निश्चित करने में कठिनता पड़ी है। इसकी भाषा पद्मावत और अकरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि, दूसरे फारसी अक्षरों में लिपि हुई। बड़ी परिश्रम से किसी प्रकार मैंने इसका पाठ ठीक किया है, फिर भी उधर उधर कुछ बोले रह जाने की आशंका से मैं मुक्त नहीं हूँ। जायसी के और 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इसमें इस्लाम के मजहबी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। कई बार पूछा जा सकता है उसकी जायसी कौन सी रचना में क़यामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम है। किस प्रकार जल प्रलय होगी, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा, सारे जीव जंतु और फरिश्ते अपना जीवन समाप्त करेंगे, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर-थर कांपेंगे। इन्हीं सब बातों का ब्यौरा इस छोटी सी पुस्तक में है। जायसी ने दिखाया कि ईसा मूसा आदि सब पैगंबरों को आपकी पड़ी रहेगी। वे अपने अपने आसनों पर रक्षित स्थान पर चुपचाप बैठे रहेंगे। परम दयालु हजरत मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के उद्धार के लिए उस शरीर को जलाने वाली धूप में इधर उधर व्याकुल घूमते दिखाई देंगे। एक क्षण के लिए कहीं छाया में न बैठेंगे। सबसे अधिक ध्यान देने की बात इमाम हसन हुसैन के प्रति जायसी की सहानुभूति है। तो जायसी की सहानुभूति किसके प्रति है? इमाम हसन हुसैन के प्रति। उन्होंने लिखा कि जब तक हसन हुसैन का अन्यायपूर्वक मारने वाला और कष्ट देने वाला घोर यंत्रणा पूर्वक नरक में डाल न दिए जाएंगे, तब तक अल्लाह का कोप शांत न होगा। अंत में मोहम्मद साहब उनके अनुयायी किस प्रकार स्वर्ग के अप्सराओं से विवाह करके नाना प्रकार के सुख भोगेंगे, यह दिखाकर पुस्तक समाप्त कर दी गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो वही भूमिका। अब जो फुट नोट दिए गए हैं वो और देख लेते हैं। हमारे नागमती वियोग खंड के रखे हैं, केवल वही देखेंगे। पदहेरा मतलब रास्ता देखती है। नागर नायक बाबन करावा मन रूप, छरा छला करण राजा करण, छंदो छल छंद धूर्तता, छंदों का छल छंद धूर्तता, झिलमिल कवच सिकड़ों का, अपसवा चल दिया, पिंजर पंजर या ठटरी दूसरे का, बाउर बावला। बाउर का अर्थ अब की बारी पूछा गया था। बाउर बावला ये तो मुझे देखकर ध्यान आया है। हरे हरे धीरे धीरे, नारी नाड़ी, चोला शरीर, पहर एक भोला। इतना स्पष्ट बोल निकलता कि मतलब समझने में पैरों लग जाते हैं। हंस हंस और जीव। पाठ महादेवी मतलब पट्टम महादेवी पटरानी, मेरावा मिलाप, टेको प्यास प्यास से, बांधो मन थी मन में स्थिरता बांध, जिनी मत पलुहंत पलवित होते हैं पनते हैं, गाजा गर्जा, धूम धुमले रंग के दोरे धवल सफ़ेद, ओनई झुकी ले लागी, खेतों में लेवा लगा, खेत में पानी भर गया, गारो गोरो अभिमान में मेघ, बरनी परी खेतों में बरनी लगी, सरेक चतुर, मंबीरी एक प्रकार का फतिंगा जो संध्या के समय बरसात में आकाश में उड़ता दिखाई देता है। तो बम्बीरी एक प्रकार का पतिंगा जो संध्या में समय में आकाश में उड़ता दिखाई देता है। 2 बरियाँ भारी या कठिन, बरो काटू बिताऊ जैसे नहर जनब बरब बरोजाई तुलसी, अंत्य अन्यत्र तरासा डराता है, ओरी ओलती, पूर्वा एक नक्षत्र का नाम है, लटा स्थिल हुआ, पलु है पनोपती है, उत्तराचित उचित से उत्तरी या बोली बात ध्यान में ला, चित्रा एक नक्षत्र का नाम है, तुर्या का अर्थ भी शायद पूछा गया। तुर्या का अर्थ घोड़ा, तुर्या का क्या अर्थ है? घोड़ा, तुर्या घोड़ा। पलानी जीन कसकर, गाय गाओ, बाजहू लड़ो, गाजहू गरजो, सदुर शार्दुल सिंह, जोमक मनोरा जोमक नाम का गीत। जोमक पूछ सकते हैं जोमक क्या है?
अब हम उसमें ऑप्शन में मिलेगा मनोरा झुमक नाम का गीत है ये। झुराव सूखती हूँ जन्म जीवन, दूबर बारी कठिन नाहु नाथ, सो धन बिरही लागतार्थ, वही दुआ लगने के कारण मानो भोरे और कोए काले हो गए हैं। तो अर्थ बूझेंगे तो भी शुक्ल जी वाला ही बूझेंगे, अलग नहीं बूझेंगे। लंका दिशी दक्षिण दिशा को चापा जाई दबा जाता है, कोकिला जलकर कोयल हो गई, सचान बाज जाड़ा जाड़े में रई मुई रटकर मर गई, पीयू पंख फिर आकर अब पर समेटे, जड़ काला जाड़े के मौसम में, माह माघ में मवट 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 का भी अर्थ पूछा जा चुका है, मवट मगवट या माघ की जड़ी, चीरू चीर या गाँव, सर बाण जोला मारना, बात के प्रकोप के अंक का सुनो जाना, यही का श्रृंगार का मतलब किसका श्रृंगार, कहाँ का श्रृंगार करना, पटोरा का अर्थ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा, डोरा क्षीण होकर डोरे के समान पतली, तिनूर तिनके का समूह, झोल राख राख या बसम झोल होती है, ओनंत झुकी हुई, निहोर लगो यह शरीर तुम्हारे निहोरे लग जाए, तुम्हारे काम आ जाए, पंचम कोकिल का स्वर पंचम राग, वसंत पंचमी माघ ही हो जाती है, इससे पंचमी अर्थ ले सकते हैं। सगरव सारे बूढ़ी उठे पाता, नए पत्तों में ललाई मानो रक्त से भीगने के कारण है, गिरिनी प्रेवा गिरहबाज कबूतर या कोडिला पक्षी, नारी नारी का अर्थ नाड़ी या स्त्री, वंचलता का उत्तरायण हुआ, बिरह बजागी आका मतलब सूर्य तो सामने से हटकर उत्तर की ओर खिसका हुआ चलता है, उसके स्थान पर विरह घनी से सीधे मेरी ओर रथा का, बारो भाड़ सरवर हिया बिहराई, तालों का पानी जब सूखने लगता है तब सूखे हुए स्थान पर बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे बहुत से खाने कटे दिखाई पड़ते हैं। दवंगरा वर्षा के आरंभ की जड़ी, दवंगरा क्या होती है पूछा जा सकता, वर्षा के आरंभ की जड़ी। मेर व कुएं का दरारें पड़ने के कारण जो खंड खंड हो गई हैं उन्हें मिलाकर फिर एक कर दो, बड़ी सुंदर उक्ति है। लुआर लुआर का मतलब लू, गाजी गरज कर, पलंग का पलंग, मंदी धीरे धीरे जलाने वाली, तीनों और तिनकों का जाट समूह आ चुका है, झुरो सूखती हूँ, बंद ठाट बांधने के लिए रस्सी, बंद क्या है ठाट बांधने के लिए रस्सी, कंध न कोई अपने ऊपर भी कोई नहीं है, साठी नाठी पूंजी नष्ट हुई, मुंज तनु छूछा बिना बंधन की मुंज के ऐसा शरीर, थाम खंबा, थूनी लकड़ी की टेक, छपर छपर तारोबार तारोबोर तराबोर, कोरो छाजन की ठाट में लगे बांस की या लकड़ी, नव के नए सिरे से, सहज सहज सांस एक एक दीर्घ निश्वास सहस्त्रों दुखों से भरा था, फिर 12 महीने कितने दुखों से भरे बीते होंगे, तिल तिल परी जाई, तिल 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 भर समय एक एक वर्ष के कितना बढ़ पड़ जाता है, सेराई समाप्त होता है, सुहाग सुहाग्य या सुहागा, सुनारी वह स्त्री या सुनारिन, जोरी सोकर, पुछार पूछने वाली या मयूर, पुछार का पूछ सकते हैं, दो अर्थ ये हुए हैं पूछने वाली या मयूर, चिलवांस चिड़िया फंसाने का एक फंदा, चिलवांस क्या है चिड़िया फंसाने का एक फंदा, कागा स्त्रियां बैठी कोए को देखकर कहती हैं कि प्रिय आता हो तो उड़ जा, हारिल थकी हुई, हारिल एक पक्षी है, दोहरी सफेद एक चिड़िया, पंडुक पीली या एक चिड़िया, चित्त रोख हृदय के रोष या एक पक्षी, जाही बयां संदेश लेकर जा और फिर आ, कंठलवा गले में लगने वाला, गोरवा गौरवयुक्त या बड़ा या फिर गोरा पक्षी, गोरवा का गौरवयुक्त बड़ा या गोरा पक्षी, दही दधी जलाई, पेड़ पेड़ कर, जल जल में तितोरी तेलिया मैना, कटनंसा काटता और नष्ट करता है, दूसरा कटनास या नीलकंठ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तो अर्थ सीधा आ रहा और एक पक्षियों का नाम आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि
जो हमारे जायसी थे वो पक्षियों का बहुत बड़ा ज्ञान था, उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, तो वो इसका वर्णन करने के साथ साथ उनका पक्षियों का ज्ञान भी आया है इसमें। निपात मतलब पत्रहीन, गुंगूची गुंजा, सेराव ठंडा करे, बिंब बिंबाफल। तो केवल यही अर्थ है, एक बार आप देख लीजिए, फिर अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। ये आप केवल देख लीजिए, पढ़ तो दिया हमने, फिर से रिवीजन कर लीजिए एक बार। तो साथियों आज की केवल इतना ही। अब आपको करना क्या, आपको मूल पाठ देखना है, उनमें इन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। अगर उसके तो वैसे काम ही में चल जाएगा, 90% संभावना कि हमने जो पीवीटी में प्रश्न किए हैं उसी से आएगा, लेकिन फिर भी संभावनाएं मान के चलिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसमें किस महीने का वर्णन, क्योंकि उसमें दिया गया है। और जब कोई चीज़ दे दी जाती है तो उससे पूरी संभावना होती है कि कभी न कभी कुछ पूछ लिया जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपको फिर अगली कक्षा में, टेक्स्ट की अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो इसी तरह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना। धन्यवाद।